ऑल राइट जी। तो कहानी शुरू करने लगे हम ऊप की। ठीक है, ऊप की कहानी का ताल्लुक है एक्चुअली किससे। ये ना एक बड़ी मजेदार बात है, वो ये कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट है ना, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ब्रॉटअप होता है, और मुझे लगता है कि ये एक सबसे बड़ा क्लियर डिफरेंस है बिटवीन अस एंड जब हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर रहे होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो मुहिम है हमारा वो ये है कि हम अपने आप को किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। हम किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्या मतलब है कि हमारी तारीख किससे मिलती है जाके। ठीक है, और ये बात ना पता होना, इसके बड़े बड़े खतरनाक नताइज होते हैं। ठीक है, और कुछ नताइज हम आपको आज बताएंगे। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, यू कैन टॉक टू मी और यू कैन रीड बाय योरसेल्फ कि ये क्या बात है। अच्छा, so let me talk about let me talk about I'm talking about, so I will go in history में मैं आगे पीछे मूव करूंगा। ठीक है, और ये हिस्ट्री की सबसे हैरान कुन बात यह है कि इसके टाइम में जो डिफरेंस है ना, इट टेल्स यू अ लॉट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी। I hope you remember the name चार्ल्स बेबरिज। जो ये आईसिस वाले, उन्होंने तो नाम सुना होगा, डेफिनेट बात है, चार्ल्स बेबरिज। ठीक है, चार्ल्स बेबरिज कौन था? हाँ, किधर फादर ऑफ कंप्यूटर? क्या फादर ऑफ कंप्यूटर? क्या क्या किया था उसने? हैं? क्या इन्वेंट किया था? हैं? क्या बनाया था उसने? अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ। चार्ल्स बेबेज की जो एंड लाइफ है, उसके अराउंड एक और बड़ा मशहूर नाम जो है वो है एडा लवलेस। कभी किसी ने ये नाम सुना है? हैं? एडा। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है एक बड़ी मजेदार, किसी जमाने में थी, अब तो एक्सटेंड कर दी थी। एडा लवलेस, एडा लवलेस एक्चुअली इसकी स्टूडेंट थी। ठीक है, और शायद शी डाइड इन लाइक 29 ईयर एज और अभी 30 ईयर एज, समथिंग लाइक दैट। शी डाइड वेरी यंग। अच्छा, इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, इससे पहले आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, और वो है एडा लवलेस के फादर और मदर। आई थिंक ये जो लॉर्ड बायरन है, लॉर्ड बायरन वर ए वेरी फेमस पॉलिटिशियन एंड ही वाज, आप समझ लें जी, उस वक्त के, इस वक्त जिस तरह हमारे खान साहब हैं, ठीक है, उस जमाने के ये बड़े मशहूर जी, हम छोड़ेंगे नहीं सब चीजों को वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस जमाने के बड़े मशहूर मशहूर जमाना पॉलिटिशियन थे। ठीक है, यार ये खोल दो यार, लॉक ना करो तुम। ये उस जमाने के बड़े मशहूर पॉलिटिशियन थे। ठीक है, बट पॉलिटिशियन होने से पहले ये अपनी जवानी में उनको ये खातून बड़ी पसंद आई थी। ठीक है, इनका नाम पता नहीं क्या था, मुझे भूल गया। इनको लेडी बायरन के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, सो दे वर वेरी in the, I mean they married to each other. Okay, it was a beautiful couple at their young age, but then that love converted to hate. Okay, and then they separated. Okay, and perhaps very obvious reasons. He was a politician. Okay, so maybe, एक बड़ी
एक ट्रैजिक हिस्ट्री होती है पॉलिटिशियन के साथ, ठीक है, विच इज पार्ट ऑफ देयर लाइफ, विच इज जस्ट सम वेरी important choices they have to make in life. Okay, let's not talk about that. But let me tell you one very very fantastic point. जो लॉर्ड बारन था ना, जिस जमाने में पॉलिटिशियन था, उस जमाने में एक बड़ी ही मशहूर मूवमेंट थी, जिस मूवमेंट का नाम था लुडाइट मूवमेंट, ठीक है। और लुडाइट मूवमेंट की ये आपको ये देखे बहुत सारी पेंटिंग नजर आएंगी। ये पेंटिंग क्या कर रही है पता, कुछ लग रहा है कुछ? हाँ, ये मशीनों को तोड़ रहे हैं, है ना, ये मशीनों को तोड़ रहे हैं। एक्चुअली आपको बहुत सारी ये देखें, ये उस जमाने की ये पेंटिंग्स नजर आएंगी, ये देख रहे हैं, ये उन्होंने मशीनें तोड़ रहे हैं। लुडाइट मूवमेंट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट इन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब उठ रहा था ना, तो उस वक्त यूरोप में, स्पेशली बर्तानिया में, ये लुडाइट मूवमेंट जो थी वो अपने उरूज पे आई। ओके, और उनका जो मेन एजेंडा था आपको बताता हूं क्या था। और मेन एजेंडा ये था कि उन्होंने कहा कि हम भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है, हम बेसिकली जो मेन लोग काम करते हैं वो लेबर होती हैं जो काम करती है, इंसान है जो काम करते हैं, और मशीनें तो हमारी दुश्मन है, क्योंकि मशीनें हमारा काम टेक ओवर करती जा रही है। तो हर वो काम जो कि इंसान कर रहा था वो मशीनों ने काइंड ऑफ टेक ओवर करना शुरू कर दिया। तो लुडाइट मूवमेंट वाज कि भाई मशीनें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मशीनें नहीं होंगी तो ये तो हम तो भूखे मर जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के में बेसिकली जो मेन पार्टिसिपेंट था वो कैपिटलिज्म था। कैपिटलिज्म का मतलब क्या है वो थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो बड़े अफसोस की बात है कि अगर आपको इस एज में आके कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का नहीं पता, जो दो बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज हैं जो इस मॉडर्न टाइम में चलती हैं, जिसमें एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लेफ्ट लेकर आते हैं, एक राइट कहलाते हैं, ठीक है, एक वो क्यों कहलाते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि चल रही हैं। कैपिटलिज्म में जो मेन चीज होती है वो प्रॉफिट होता है। दे ओनली थिंग दे केयर अबाउट इज प्रॉफिट एंड नथिंग एल्स। ओके, फॉर देम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स इज देयर progress. Okay, and the progress is determined by profit. Okay, खैर, तो बेसिकली वहां की जो लेबर्स थी उन्होंने बड़ा नोबल एक प्रॉब्लम उठाया। उन्होंने कहा यार हम तो मर जाएंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। और आपको एक बात नहीं पता कि वो ये कि, और ये बड़ी अफसोस की बात है, हमें नहीं पता ये बात है कि 1800 ये जो सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था यूरोप में, उस जमाने में यूरोप के इतने बुरे हाल थे कि आपकी सोच है, यानी वहां पर एक बीमारी ने लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, को मार दिया, कोई बड़ी बात थी नहीं। प्लेग वहां पर इतने आते थे, इतने फेमाइन आते थे, वहां पर बहुत बुरे हालात। हमारे लोगों को ने तो अयाशी अपनाई हुई थी, क्योंकि बेसिकली हमारा जो सिस्टम था वो हमें 4 मौसम मिले हुए थे, ठीक है, हमारी हर चीज यहाँ पर फलों की फरावानी, दरिया हैं, इतने बड़े बड़े दरिया हैं, ठीक है, जो सारा सारा साल बहते हैं, ठीक है। वहां पर तो समंदर ही समंदर था, 5 दरियाओं में, तो दरिया तो उनकी जबान में भी नहीं था। ये हालात थे वहां पे। यानी यूरोप की मेजर लैंग्वेजेस में दरिया का नाम भी नहीं है, पता आपको, यानी कनाल्स का नाम भी नहीं है, दरिया का नाम भी नहीं है, पहाड़ों का नाम भी नहीं है, क्योंकि वहां पहाड़ है ही नहीं उस तरह से, ठीक है। क्योंकि और जिसका मतलब बेसिकली क्या है कि समंदरी पानी है ज्यादातर, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उनको दे स्ट्रगल अ लॉट। और हमारे पास तो आई मीन इतने दरिया थे जिनका हमने तबाह बर्बाद कर दिया, डैम्स बना के, बड़ा जी हम जी दरियाओं पर पानी को जाने नहीं देना कहीं पर, ठीक है। लेकिन उसके साथ क्या होता है वो हमने कभी सोचा ही नहीं कि जी बस बिजली बना लो, लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड जो लाखों लाइफ पैटर्न्स हैं वो चाहे मर्जी डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन जी आपको जो है वो सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन उसका रिपरकशंस क्या होती हैं, वी नेवर थॉट अबाउट इट। दिस वाज क्रिमिनली क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन ए सिस्टमैटिक फैशन। वो एक अलग कहानी है जिसपे हम कभी और बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। बट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में लुडाइट मूवमेंट खड़ी होती है।
और लुडाइट मूवमेंट 1800 की बात है, और उसको लीड कर रहा था लॉर्ड बायरन। और लॉर्ड बायरन वॉज एन एमएनए, आप ये समझ लें कि पार्लियामेंट के अंदर जो केस लेबर यूनियंस का लड़ रहा था वो बेसिकली लॉर्ड बायरन था। उसकी एक बड़ी मशहूर तकरीर है जो बेसिकली वो पार्लियामेंट में जाके करता है कि हमें क्यों मशीनों को तर्क करना चाहिए, ठीक है, नहीं ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। वो लुडाइट मूवमेंट का पूरा केस लड़ता है। ओके, ऑल राइट, लेट मी पॉज फॉर अ मोमेंट। ओके, अभी हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं ना। लेट मी गो बैक इन टाइम and let me talk about another very important event in history, and that is 11th 12th century century। अच्छा जी, ये टाइम था जी ऑटोमन एम्पायर्स का। ऑटोमन एम्पायर के बारे में तो पता होगा बट जी, आपने खान साहब ने भी उनका बड़ा जिक्र किया हुआ है, ठीक है ना, आप उर्तुगल गाजी बने वगैरह वगैरह, ठीक है, ये उसी टाइम की बात हो रही है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर, and that was perhaps one of the most grandeur, uh, powerful army and so on and so forth of that time, of that era, जिसकी धाक पूरे यूरोप में फैली हुई थी, ठीक है। और ये बेसिकली, और वहां पर बहुत तरक्की भी हो रही थी, बहुत सारे जो भी नई इजादात होती थी सबसे पहले वो ऑटोमन एम्पायर लेके जाते, यार खरीद लो, ठीक है, क्योंकि सब सेंटर ही ये था, पूरी प्रोग्रेस का सेंटर ही उस वक्त अराउंड ये था। यूरोप तो डूबा पड़ा था उस वक्त डार्क एजेस में, बाकायदा दे कॉल दो तकरीबन 1000 ईयर्स को वो अपना डार्क एजेस कहते हैं, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में तो इतने बुरे हालात है कि आपकी सोच है, यानी वहां पर कोई भी चर्च के ऊपर सवाल नहीं कर सकता था, ठीक है, वो बड़े बुरे हालात थे। और बस उसके लिहाज से अगर हम अपने देखें तो मुसलमान जो थे वो बहुत तरक्की कर रहे थे, ठीक है। ऑल राइट, ऑटोमन एम्पायर। और वेस्ट में कोई बंदा होता है, और आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ही क्रिएट्स ए ब्यूटिफुल वन मशीन, इट्स कॉल्ड प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन उसने बनाई और उसने आके कहा कि यार देखो, ये तुम किताबें लिखते हो ना, ये तुमने इतने सारे किताबें लिखने के लोग रखे हुए हैं, आई कैन एक्चुअली, वो जो किताब इसको लिखते लिखते साल और साल लग जाते हैं, हम आपको प्रिंटिंग मशीन एक दिन में एक किताब क्रिएट करके दिखाएंगे, ठीक है। बहुत ही थोड़ी मैनुअल थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ से वो इस तरह से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और एक पूरा प्रोसीजर है, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो प्रिंटिंग मशीन किस बारे में थी। तो एक्चुअली इट वाज द टाइम व्हेन यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन सबसे पहले वो प्रिंटिंग प्रेस की मशीन लेके ऑटोमन एम्पायर के पास है, ठीक है। ऑल राइट, लुक व्हाट हैपेंस, इट्स जस्ट ए मशीन, राइट, ठीक है, लेकिन उसका एक इंपैक्ट होता है। ऑटोमन एम्पायर प्रिंटिंग मशीन के ऊपर जब वो आती है तो वो अपने उलमा के पास लेके जाते हैं, ठीक है। उस जमाने में जो उलमा होते थे वो उसकी कैबिनेट के मेंबर्स होते थे, किंग के, तो वो बेसिकली डिसाइड करते थे यार ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो बादशाह कहते थे सलामत, हम हमारे ख्याल में ये ऐसी चीज बनती है, ठीक है। तो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर जो उस जमाने के उलमा थे, कोट अनकोट उलमा, ठीक है, उन लोगों ने कहा कि भाई ये मशीन अब कलाम पाक लिखेगी, यानी वो उसको हमें पता भी नहीं है कि वो वो पाक है पलीद है, हम तो हाथ अपने साफ करते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो जब लिखते हैं तो हम कलमा पढ़ते हैं, मशीन कौन सा कलमा पढ़ेगी। तो हम तो खुदा का विरद करते हुए जनाब हम वो किताब लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो तो एक और आप मशीनों से लिखवाएंगे, इसको फौरन बैन कर देना चाहिए। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, दे बैंड द प्रिंटिंग प्रेस, and printing press was banned in all Muslim countries for 800 years.
और यूरोप जो इतना पीछे था कि उस जमाने में क्या क्या बहसें होती थी, जो चर्च जिस चीजों को कंट्रोल करता था उस जमाने में, अगर आप मुसलमानों के उस उरूज से कंपेयर करें तो वी वर नथिंग, आई मीन दे वर नथिंग एज कंपेयर टू अस। बट वहां प्रिंटिंग प्रेस कबूल कर ली जाती है, ओके, एज ए रिबेल अगेंस्ट द स्टेट, ठीक है, बिकॉज चर्च का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ था वहां पे, ओके। तो बट वहां पर भी बड़ा फ्रीली प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 300 ईयर्स लेटर होता है, जब टाइम आता है गैलीलियो का, या उससे पहले कोपरनिकस का टाइम आता है, ओके। कोपरनिकस, गैलीलियो, ये क्या इनके साथ क्या हुआ था, ये भी एक बड़ी कहानी है जो कि कभी हम बैठेंगे तो बात करेंगे। बट जो मैंने बताना था वो ये था कि ऑटोमन एम्पायर ने जो फैसला लिया वो विद ए नोबल कॉज लिया। और वो नोबल कॉज क्या था कि ये जो कातिब हैं जो हमने हजारों लाखों की तादाद में रखे हुए, इनका क्या बनेगा, हमें इनको बेरोजगार नहीं करना, ठीक है। लेट मी गो बैक। अच्छा, बाय द वे एक और कहानी भी है, मैं आपको बताता हूं क्या है, और वो ये है कि दरमियान में देखो खुदा जो है वो आपको चांसेस जरूर देता है, लेकिन बात यह कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, दैट मैटर्स। बाय द वे जहांगीर के टाइम में, जहांगीर था थे जब ये ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, ठीक है। और ईस्ट इंडियन कंपनी जब आई थी तो वो बेसिकली उसकी कहानी है कि वो उसके बेटे, वो उसमें से एक जो है वो डॉक्टर था वगैरह वगैरह, और उसने बेसिकली उसके बेटे का इलाज वगैरह किया, ठीक है। तो वो उसने कहा कि अब ईस्ट इंडियन कंपनी, अब मैं एज ए ईस्ट इंडियन कंपनी आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये लोग जो थे ईस्ट इंडियन कंपनी के, ऑफ कोर्स वो बरतानिया से थे, तो उनका जो उस जमाने में जो किंग्स होते थे ना, उन किंग्स को बाकायदा प्रिपेयर किया जाता था कि जब आपके बड़े मेहमान मिलने आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है जिनसे आप मुलाकात कर रहे हैं, ताकि आप बेवकूफ ना नजर आए, आपको नजर आए हाँ मुझे सारा पता है, ठीक है। तो ये उनका बाकायदा स्टाइल होता है। तो जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, जब वो जहांगीर के सामने प्रेजेंट होती है और उसको लाके कहा था भाई ये बरतानिया से आए हैं, और ये बरतानिया के लोग इस तरह के हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उनको बारे में इंट्रोडक्शन करा। अच्छा, तो जब उनका जो रिप्रेजेंटेटिव था वो जब सामने आया, फिर पहली बात ये कि यार हमारा जो इंट्रोडक्शन है ना वो गलत कराया गया। अब उसके नुकसान बताओ भाई जहांगीर के, यार ये क्या बात है, क्या बात है। फिर पहली बात है कि हम बरतानिया मल्का बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना हम कोई हमारा कोई ब्रिटिश अंपायर से कोई भी ताल्लुक है, बल्कि हम तो एक प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बात उन्हें समझ ही नहीं आई ना कि इसका मतलब क्या है, यानी प्राइवेट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है उस जमाने में यहां पर, और सिवाय बरतानिया के और कहीं पर भी नहीं था, ठीक है। वो जो कहते हैं ना इसका कि भाई वो हम से कॉपीराइट क्या चीज होती है, सारी चीजें उस जमाने में बनना शुरू हुई थी। बट खैर एक तो उन्होंने ये बात की जिस पर तो जहांगीर को सही तप चढ़ गई कि यार ये मुझे तुमने बेवकूफ बना दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा हम आपको ना एक आपको तोहफा देना चाहते हैं। तो जहांगीर को ना एक तोहफा दिया उन्होंने कहा तोहफा हम आपको देते हैं, आपको ना आप ऐसे करें हमें ना वो किसी जगह पर ले जाएं जहां पर पानी हो। तो उन्होंने उसको पानी की जगह पर ले गए, तो वो वहां पर ना उन्होंने बेसिकली क्या किया, खिलौना, कभी देखा किसी ने बच्चा ना बचपन में खिलौना, जो हमारी वो होती थी बोट होती थी जो पानी में छोड़ते थे तो वो यूं यूं चलती थी, कभी कभी देखिए आपने बचपन में, आपने कोई खिलौना के तो आपने देखा होगा कि वो बेसिकली छोटी सी मोमबत्ती आप जला देते हैं, और वो होता क्या कि वो बेसिकली छोटा सा इंजन ही होता है, और वो बेसिकली वो आपकी जो कश्ती वो चलना शुरू होती है। उन्होंने कुछ इस तरह का खिलौना था जो कि बेसिकली इसको दिया। अब उसको और उससे चढ़ गया कि यार ये कैसी चीज है जो इन्होंने दे दी और मुझे तो उसके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसने अपने उलमा को कहा कि अच्छा जी आपको तोहफे तोहफ दे के भिजवा दिया, और उन्होंने कहा यार ये कैसे चल रही है, ये मुझे इसके बारे में बताएं कि ये कैसे चल रही है। तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा टाइम दे सोचने के लिए, और उन्होंने टाइम लिया, और टाइम जब वो 2 दिन 3 दिन के बाद जब वापस आए, उन्होंने कहा यार ये जो आपको इन्होंने खिलौना दिया है ना, ये जो भी चीज दी है, इसको ना ये आग से चलता है, तो इसको तो सबसे पहले दफन कर देना चाहिए क्योंकि ये तो शैतान है, ठीक है। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज सोनली स्टैंडिंग ऑन थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल। और उस जमाने में कहा जाता है कि वो जो तारीख जो लिखते हैं ना, वो कहते हैं कि
उस खिलौने के दफन होने के साथ मुगलिया सल्तनत दफन हो गई थी। ओके, और ये बात शायद गलत नहीं है। लेट मी गो बैक। लुडाइट मूवमेंट 18th सेंचुरी, लुडाइट मूवमेंट I hope you can see the similarity between Luddite movement and printing press movement, जो कि ऑटोमन एम्पायर के सामने आई। ठीक है, and look at the decision made by British Parliament. You know what decision they made? They said कि मशीन्स को किसी ने भी कुछ भी कहा, कुछ भी साबित हो गया कि इसकी नीयत में यह है कि वो इन मशीनों में से किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, देयर इज ए कैपिटल पनिशमेंट होता है। कैपिटल पनिशमेंट को समझता ना क्या मतलब है? यानी इमीडिएट डेथ। ठीक है, एंड यू नो इट वाज नॉट ए सिंबॉलिक पनिशमेंट दे अनाउंस्ड, दे एक्चुअली किल्ड मिलियन ऑफ पीपल। लुडाइट मूवमेंट को उन्होंने क्रश कर दिया, एब्सोल्युटली क्रश कर दिया। ठीक है, उनके सारे जो बड़े बड़े जो लोग थे जो चलाने वाले, उनके उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों में कत्ल कर दिया। ठीक है, ना सिर्फ उन्होंने कत्ल कर दिया, उनको इवन उनका प्रूफ भी रहने दे दिया। बहुत कम पेंटिंग्स है जो आपको नजर आती हैं लुडाइट मूवमेंट की, वरना अदरवाइज उन्होंने क्रश कर दिया, बिल्कुल क्रश कर दिया। ये बड़ा रूथलेस डिसीजन लगता है ना, बट लुक देयर इज ए ये कहते हैं ना कि क्या उनका डिसीजन ठीक था या उनका डिसीजन ठीक था? दैट इज समथिंग टू लुक एट। समटाइम्स वो किसी ने बड़ी जबरदस्त बात किया कि रोड टू हेल इज यूजुअली पेव्ड कहते हैं पैदल चल के जाने को, यूजुअली पेव्ड विद वेरी नोबल इंटेंशन। ओके, एंड दैट इज वेरी हॉरिफाइंग कि sometimes you take very noble decisions, but are they noble? Okay, you have to think about it. Okay, what can that lead to? That is something to think about. Okay, I mean आप ब्रिटिश पार्लियामेंट के डिसीजन को देखें, it look like a devilish decision, but is it? Look at the repercussion of that. Okay, you cannot imagine the power of that empire, which is still leading. Okay, और हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते उनका मुकाबला करना। ओके, तो उन्होंने अपनी नस्ल को उड़ा दिया, उन्हें जो भी हो जाए ये होके रहे। ऑलराइट जी, अच्छा मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं कि जो लेडी बायरन थी ना, जो लेडी बायरन थी, ये जब इनकी शादी खत्म हो गई ना, when they got separated, she hated him absolutely। ठीक है, जो कि यूजुअली होता है। ठीक है, एंड शी हेटेड हिम सो मच कि उसने अपनी जो बेटी थी ना, जिसका नाम था एडा लवलेस, उसे कहा, उसने हर वो चीज जिसका बायरन से कोई कनेक्शन हो सकता है वो डिस्कनेक्ट करवा दी। ठीक है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसने कहा इस लिटरेचर को हाथ नहीं लगा सकती। ठीक है, क्योंकि लिटरेचर, लॉर्ड बायरन इज वेरी फेमस फॉर हिज लिटरेरी वर्क। एक तो पॉलिटिशियन तो वो था ही, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा उसकी बड़ी नज़में मशहूर हैं, वो लिटरेचर का काम करता था। तो उसने कहा लिटरेचर का तो हाथ ही नहीं लगा देना। ठीक है, सेकेंडली, अच्छा उसने एक और काम किया होगा, तो आपके ख्याल में क्या काम किया होगा? उसने कहा लिटरेचर को तो हाथ नहीं लगाना चाहिए, चलो फिर ऐसे करते हैं, इसको ये पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ाया होगा? मैथ्स। ठीक है ना, तो वो मैथमेटिक्स की उसको हर चीज पढ़वाई गई। ठीक है, और उसकी तो एडा लवलेस की ट्रेनिंग बहुत खूबसूरत होती है मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन एक और बड़ी मजेदार की मशहूर उसका वो वाकया जिसमें लिखा हुआ था किताब में, वो था कि शी वाज सो एडमेंट अबाउट कि भाई मैंने बायरन की कोई चीज पढ़ने नहीं देनी, कि एक दफा उसकी टीचर थी और वो टीचर ना एडा लवलेस को पढ़ा रही थी नेगेटिव नंबर के बारे में। तो वो ये लेडी बायरन जो है वो वहां पर आती है और आके कहती शट अप, कोई जरूरत नहीं है इसको नेगेटिव नंबर के बारे में पढ़ाने। उन्होंने कहा क्यों नहीं पढ़ाना नेगेटिव नंबर के बारे में? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी।
it has a connection with imagination, and I don't want that. ठीक है? So that was the level of hate she was having. But खैर जी ऐसे होता है, ठीक है? But ये तो खैर जब मजे की बात यह है कि लॉर्ड बैरन का इंतकाल हो जाता है, और जब लॉर्ड बैरन का इंतकाल हो जाता है तो एक बड़ा फेमस, एक दफा पूरी की पूरी ब्रिटिश जो एम्पायर थी उसमें वो पूरी की पूरी रेजोनेट करती कि लॉर्ड बैरन हैज डाइड। फिर लोग इससे भी आके इंटरव्यूज ले रहे हैं, तो वो एडा लवलेस को पता लगा कि यार ये मेरा फादर थे वगैरह वगैरह। तो शी आस्क्ड कि भाई आई वांट टू नो अबाउट हिम। तो अब इसको रहम आ गया उस पर, ठीक है? तो वो उसने एडा लवलेस ने क्या किया, उसका सारा काम उसको दे दिया कि आप पढ़ो, ये इसकी हिस्टोरिकल चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो एडा लवलेस ने बेसिकली, ओए इधर खड़ा हो जा, बड़े अफसोस की बात है यार। एडा लवलेस ने फिर इसका पूरा काम पढ़ा, और एडा लवलेस ने जब उसका काम पढ़ा तो शी सेड, वो बहुत अमीर थी, उसने अपने जो भी नौकर चाकर थे उनमें से कहा कि ना, शायद अपनी मदर को भी कहा हुआ कि आई वांट टू सी दोज मशीन्स, आई वांट टू सी दोज मशीन्स जिनके अगेंस्ट मेरा फादर जो है वो खड़ा हुआ था, ठीक है? सो देयर वाज अ वेरी फेमस मशीन एट दैट टाइम, इसका नाम था जैकार्ड लूम। आई डोंट नो आप में से किसी ने इसका नाम सुना है? इट्स एक्चुअली दिस काइंड ऑफ मशीन। ये देखिए, मैं आपको ये थोड़ा सा इसकी ना वो आपको मैं बल्कि कैसे करता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ। जैकार्ड लूम, ये कुछ इस तरह की मशीन होती है, इसका थोड़ा सा आवाज शायद आएगी। इसमें ना बेसिकली होता क्या था कि ये ऊपर से शायद कपड़ा आ रहा होता था, ये आपको यहाँ पे पिन्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली ये सारे थ्रेड होते थे, और थ्रेड कनेक्टेड होते थे कौन सा कलर पिक होगा। तो बेसिकली होता यह था कि ये देख रहे हैं, ये यूं यूं मूव करता था, और ये जो ये आ रहा है ना, ये पैटर्न है, और पैटर्न बेसिकली क्या होते थे, वो होल्स होते थे। तो जो फिल होता था वो कलर पिक नहीं होता था, जो होल होते थे वो वाले कलर पिक हो जाते थे। ये बात समझ में आ रही है? और एक्चुअली होता यह था कि जो नीचे है ना, वो बेसिकली कपड़ा होता था, वो जा रहा होता था, और उसका बेसिकली कलर्स बेसिकली डिसाइड होता, ठीक है? तो ये बेसिकली ये पैटर्न है जो नजर आ रहा है, कोई फिल हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत खूबसूरत मशीन थी उस जमाने में, जो जिसके थ्रू ये देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, फिल है या नहीं फिल है, एक्चुअली ये पैटर्न होता था, ठीक है? सो प्लीज लुक एट दैट कि क्या चीज है। और दिस वाज परहैप्स द फर्स्ट मशीन जो बड़ी हार्ड कोडेड मशीन थी, उसमें पैटर्न होते थे और ये काम थे। अच्छा, जब एडा लवलेस ने ये देखा ना, तो एडा लवलेस एक्चुअली स्टूडेंट थी चार्ल्स बेबेज, ठीक है? और वो जाके चार्ल्स बेबेज को कहती है कि आई एम स्टन्ड एंड मेस्मराइज्ड बाय सीइंग द वर्क ऑफ माय फादर, जो उन्होंने लिटरेचर में किया, ठीक है? लेकिन मैं एक बात पे उनसे मुत्तफिक नहीं करती, हाउ कैन ही हेट दीज ब्यूटिफुल मशीन्स? ओके, हाउ कैन ही हेट दैट? एंड परहैप्स लोग कहते हैं कि ये वो इसलिए रियलाइज कर पाई कि क्योंकि एक तो वो जब उसने काम पढ़ा तो वो आर्टिस्टिक जो उसकी नेचर थी वो उभरी, दूसरी यह कि वो मैथमेटिक्स सीख चुकी थी, और जब वो मैथमेटिक्स सीख चुकी थी तो शी सॉ कि ये मशीन्स कितनी पावरफुल है, एंड शी गेव द आइडिया टू चार्ल्स बेबेज कि क्या हम ऐसी कोई जनरल पर्पस मशीन बना सकते हैं जिसमें इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी जाए, जो जीरोस एंड वंस आपको नजर आ रहे हैं ना, वो जो होल और फिल वाले, कि जिसमें एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसको हम जनरल पर्पस इंस्ट्रक्शंस दें, और वो ये काम करे, वो ये काम करे, वो ये काम करे, और उसको बेस करते हुए वो जो होल्स की लैंग्वेज है ना, आई कैन एक्चुअली राइट सम काइंड ऑफ ये जो होल्स की सीरीज है, जो कि मेरा क्या होगा, एक पहला प्रोग्राम होगा। बात समझ? सो एडा लवलेस नॉट ओनली डिजाइंड द फर्स्ट लैंग्वेज, इसने पहली लैंग्वेज भी बनाई, और फिर उसने पहला प्रोग्राम भी लिखा, और वो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था। यूजुअली वो
कि ये नंबर्स लें, इनको ऐड करें, इनको ये करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें, या जो भी सो वो बड़े मशहूर है, आप अभी जाके पढ़ भी, जाके ऑनलाइन जाके देख भी सकते हैं। बट इट वॉज एक्चुअली, ये जो उसने लैंग्वेज बनाई थी और जो उसने पहला प्रोग्राम लिखा था, इट वॉज ऑल यूजिंग, आप देख सकते हैं कि वो बेसिकली वो होल्स और नॉट होल्स, और एक्चुअली वो आइडिया आज भी जिंदा है, क्योंकि जो आपकी एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है वो क्या होती है, वो आज भी जीरोस और वंस के फॉर्म में होती है। ये वही आइडिया है जो कि एडा लवलेस ने उस जमाने में दिया, ठीक है। तो वो हमारे यहाँ मशहूर है ना कि वो खवातीन कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। ये बड़ी शेम की बात है इस सेंस में कि द इंटायर कंप्यूटर साइंस वाज एक्चुअली गिवन बाय द वुमन एडा लवलेस, ठीक है। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू दैट, ठीक है। सो मैं आपको फिर थोड़ा सा तेज चलते हैं, और तेज चलते चलते हम आ जाते हैं, आई डोंट नो आप में से किसी ने इसके बारे में सुना या नहीं सुना, एनियाक। आई डोंट नो ये स्पेलिंग थी क्या थी। एनियाक क्या था? एनियाक बेसिकली बड़ा सारा कंप्यूटर था जिसके अंदर क्रूक्स ट्यूब्स होती थी, और क्रूक्स ट्यूब, आई डोंट नो आप में से फिजिक्स में आपने क्रूक्स ट्यूब पढ़ी थी, उसमें वो क्या होता था, एक कैथोड रेज उसमें से गुजरती थी, और वो आई डोंट नो आपने कोई पुराने टीवी देखे हो जिसमें इतनी बड़ी बड़ी वो उसमें कैथोड ट्यूब्स होती थी। तो फिर एक्चुअली ट्रांजिस्टर्स की इजाद ने एनियाक को उड़ा दिया। एनियाक उस जमाने में सबसे एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था जो करता पता क्या था, आई थिंक 10 डिजिट समेशंस निकालता था, 10 डिजिट समेशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करता था, डिवीजन कर भी नहीं सकता था। और मजे की बात यह है कि जब एनियाक चलता था ना, तो फिलाडेल्फिया में उस वक्त तो था, तो जब एनियाक को स्टार्ट करते ना, तो पूरा फिलाडेल्फिया की जो बिजली होती थी ना, वो एक दफा ऐसे जर्क मारती थी, इतना बड़ी, इतनी इसमें पावर सप्लाई होती थी जो यूज होती थी। तो थैंक्स टू ट्रांजिस्टर्स, जिन्होंने जिन्होंने वो जो क्रूक्स ट्यूब्स थी उनको उड़ा के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और ये बड़ी जबरदस्त इन्वेंशन है। ट्रांजिस्टर्स के बारे में, जो ट्रांजिस्टर्स बेस्ड पहला रेडियो बनाया गया था वो इतना छोटा सा था, ठीक है। जिसने बनाया था वो उसके मुकाबले में जो दूसरे रेडियो होते थे वो बड़े बड़े रेडियो होते थे, तो वो उसको जो बड़े बड़े रेडियो जहाँ पे रखे जाते थे ना, उनको वहां पे ये बंदा जिसने इजाद किया था ट्रांजिस्टर्स को बेस करते हुए, उसको उसने कहा मैं यहाँ पे ये रख दो यार प्लीज। उसने कहा नहीं नहीं, हम नहीं रखना, जाओ, ठीक है, हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज के लिए। और फिर उसने वो कई कई वो जो करियाने के स्टोर था उस जगह यहाँ पे रखना शुरू किया, एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज के ये जो रेडियो, छोटा रेडियो था, उसने सारे के सारे क्रूक ट्यूब बेस्ड जो सारे के सारे इजादात थी उनको उड़ा के बाहर फेंक दिया, ठीक है। और अब आप देख लें हमारा मोबाइल इतना छोटा सा, आई मीन व्हाट इज दिस केपेबल ऑफ, और इट्स फार फार वेरी बिलियन टाइम मोर फास्टर एंड capable as compared to what at that time computer was, okay। अच्छा मैं आपको बताऊं एक मजे की बात एनियाक के बारे में। एनियाक में बेसिकली अगर आई डोंट नो आप कभी तस्वीर देखे ना एनियाक की, कि आपको लग पता जाएगा। उसमें बेसिकली एनियाक, उसमें ये देख रहे हैं, ये देखें, ये इतना बड़ा, ये बेसिकली ये एक तस्वीर है, इसमें इतना ये बड़ी बड़ी बेसिकली तारें लगाई जाती थी, और तारों का मतलब क्या था, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। और बेसिकली अगर कोई एक हर आधे घंटे बाद कोई ना कोई क्रूक ट्यूब जो है वो उड़ जाती थी, और फिर फिगर आउट करो कौन सी क्रूक ट्यूब है, जो चेंज करो जाके, वगैरह वगैरह। उस जमाने में बड़े बड़े रोले थे जी, ठीक है। और ये एक पूरा फिनोमिना है देखने वाला। लेकिन जो मजे की बात है वो ये कि ट्रांजिस्टर्स की इजाद के बाद बेसिकली एक पूरा रेवोल्यूशन शुरू होता है, कि जो डिवाइसेस है वो छोटी होना शुरू हो गई, और अब जो लोगों के डिवाइसेस जब छोटी होना शुरू हुई तो उसका एक एडवांटेज हुआ। एडवांटेज हुआ कि लोगों ने बेसिकली अब वो जो पहला सारी उनकी एनर्जी, ट्रांजिस्टर्स की एक और अच्छी बात ये थी कि वो उनकी लाइफ बहुत बड़ी थी, यानी कि जो क्रूक ट्यूब होती थी वो एक दो दिन में मैक्सिमम एक हफ्ता चलती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की आप ले लें। ट्रांजिस्टर्स की जो लाइफ थी वो तो सालों साल भी चलती थी। तो अब लोगों का टाइम जो था वो बचना शुरू हो गया, और जब टाइम बचना शुरू हो गया तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर आइडियाज, और देन एक पूरा बूम आता है लैंग्वेजेस का, कि लैंग्वेजेस पे लैंग्वेजेस लोग बनाना शुरू करते थे, ठीक है। सो एक्चुअली जो पहली लैंग्वेज आई डोंट नो किसी बंदे ने बनाई थी, वो ये था कि शुरू में जो प्रोग्राम लिखे जाते थे ना वो ऐसे लिखे जाते थे, 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 इस तरह लिखे जाते,
और बेसिकली ये 0 1 कुछ भी नहीं होता, एक्चुअली पंच कार्ड होता था। और पंच कार्ड का मतलब ये है कि बेसिकली इसके अंदर ये 0 का मतलब है उसमें होल कर दो, 1 का मतलब है उसको वैसे जैसे है वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो लोग एक्चुअली जो वही एडा की जो ये लैंग्वेज थी उसको यूज करते हुए इस तरह प्रोग्राम लिखे करते। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम? व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम? ह्यूमन समझ नहीं सकता भाई, इसने बनाया है वही कर सकता है, बाकी कोई समझ नहीं सकता इसको। दूसरा एक और बड़ा मसला, क्या मसला? बार बार रिप्लेस करना मतलब अगर आपने किसी को इसको एक्सटेंड करना तो कैसे करें? इसी बने बनाए प्रोग्राम को लेकर आगे चल रहे हैं और आगे कुछ और भी काम करने हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इट्स सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये बात समझा? तो किसी ने ना एक बड़ा कमाल आइडिया दिया, और आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, आई डोंट नो किसी को भी इसका नाम पता या नहीं पता। उसने कहा मैं आपको ना एक जीरोस एंड वंस में पढ़ा हुआ, इसी में बनाया हुआ एक उसने एक इंटरफेस दिया, और एक उस इंटरफेस पे उसने पता क्या लिखा? उसने कहा ऐसे लिखो, मूव AX2, मूव BX3, एड CX AX BX। वाओ! उसने कहा कि मैं आपको एक इंटरफेस देता हूं, आप इसमें ऐसे लिखें, आप उसमें ऐसे लिखें, और मैं इसको खुद ब खुद इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ कंपाइलर्स। दिस इज एक्चुअली assembler, and this actually language is actually called assembly language. ठीक है, it's much easier to comprehend. Do you all agree with this? आपको लग रहा है क्या कर रहा है आपके ख्याल में? ये क्या रहा है? ये पहली स्टेप क्या कर रही होगी आपके ख्याल में? AX में 2 रख रहा है, BX में 3 रख रहा है, और CX में AX प्लस BX निकाल कर कंप्यूटर कर रहा है। ये बात समझ? दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेजेस रेवोल्यूशन। ओके, लैंग्वेजेस इमर्ज होना शुरू हुई, ऐसी लोगों ने जबानें बनाई, फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने असेंबली को ऊपर एक और रैपर चढ़ा दिया, और लैंग्वेज बना दी, फिर और लैंग्वेज बना दी, फिर और लैंग्वेज बना दी। ये बात समझ? और ये लैंग्वेजेस का एक प्रोग्रेशन है जो शुरू होती है, जो कि ना खत्म होने वाली है। ठीक है, हर 1 महीने 2 महीने बाद एक नई लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, ऑलराइट। और मैं आपको एक लिंक दूंगा, उसमें आपको पूरी लैंग्वेजेस की ऊपर कि कौन सी लैंग्वेज की हिस्ट्री है, कौन कहां पर जाके एक्सटेंट हो जाती है और कौन कहां से इमर्ज होती है, और वो बड़ी जबरदस्त उसका वो ग्राफ है, यू कैन सी दैट। ओके, बट दिस वाज द बिगिनिंग। असेंबली लैंग्वेज शुरू होती है और लोग अपनी अपनी जबानें बनाते जा रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट। और लोग खुश नहीं है, लोग और जबानें क्यों बना रहे हैं ये बताएं मुझे। हाँ, आसानी के लिए बना रहे हैं। आप देख सकते हैं शायद सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज जो आपने सीखी होगी वो कौन सी थी? नहीं सी प्लस मैथ्स, इंग्लिश, स्क्रैच, राइट? स्क्रैच किया उन्होंने, सो सिंपल, बट उसके भी नीचे बैकएंड पे जाके यही 0 1 से ही कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो यू कैन सी दैट एक पूरी की पूरा रेवोल्यूशन है जो शुरू होता है, लैंग्वेजेस का रेवोल्यूशन। ओके, ऑलराइट। सो दिस वाज द बिगिनिंग, और यहां से लैंग्वेजेस क्रिएट लोग इन्वेंट करते जाते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस इन्वेंशंस, और बहुत इन्वेंशंस होती हैं, बहुत हजारों में जबानें हैं जो लोगों ने बनाई हैं। ठीक है, और फिर बहुत सारी जबानें हैं और किस पॉइंट पे जाके एक्सटेंट हो जाती है। ओके, दैट्स समथिंग टू लुक एट। ओके, और आपको एक दफा इसे स्किम थ्रू जरूर करना चाहिए, कौन सी जबान में क्या बड़ी जबरदस्त इनोवेशन थी जो उसने की थी, फिर कौन सी जबान आई जिसमें वो वाली चीज और भी ज्यादा अच्छी तरह इनोवेट कर दी, एंड सो ऑन सो। ठीक है, ऑलराइट, लेट मी टॉक अबाउट 90s. Around 90s, there came an idea. An idea was a fantastic idea. Okay? और उन्होंने कहा यार बैठ जाते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज बन गई, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जा रहा है, सो वी शुड थिंक अबाउट इट कि यार व्हाट इज इट व्हिच इज मिसिंग। ओके, एंड दे थॉट अबाउट कि यार हम ऐसी जबान बनाना चाहते हैं जो कि ह्यूमन की अंडरस्टैंडिंग के करीब तरीन हो, जिस तरह इंसान
ने अपनी जबान बनाई है, या इंसान ने अपने अराउंड जो दुनिया देखता है उसके नजदीक तरीन परसीव करने की जो उसकी उसने जो अपना एक पूरा का पूरा अपने दिमाग में लैंग्वेज मॉडल बनाया है, कुछ उसी तरह की करीब तरीन कोई जबान होनी चाहिए. ओके, एंड हेयर केम द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ओके, OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. P stands for programming. Okay. So what was the idea behind object-oriented programming? Because अगर आप जिंदगी में अपनी लाइफ में देखें तो हम चीजों को, सिस्टम को जो हमारे सामने आता है, उस सिस्टम को समझते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में. ओके, कैसे? ये क्या है? ये ह्यूमंस है, ये कुर्सियां हैं, ये क्या कहना चाहिए इसको, डाइस है, वो भी है, क्या स्टेज है, ये डाइस है, ये लैपटॉप है, ये टैबलेट है, ये पेन है, ये रिमोट है, ये मार्कर है. ओके, ये कर्टन है. ओके, ये लाइट्स है. ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जेक्ट्स. ओके, so what we perceive as a universe around us is in terms of ideas, and they are actually nouns. और वो nouns क्या है? वो हमारे common nouns हैं. ओके, ऑलराइट. और जो common nouns हैं, जिनको मैंने अभी सारे जो नाम लिए मैंने आपके सामने, ओके, ये common nouns हैं. ऑलराइट. अब हम क्या करते हैं और बाद में एक सबसे खूबसूरत बात वो ये कि हम क्या करेंगे, हम अपनी दुनिया है, अपनी सराउंडिंग में, उनकी जितनी भी कॉमन नाउन रिप्रेजेंटेशन है, उनकी एक डेटा टाइप बनाएंगे. ये यूजुअली क्या होंगे? ये होंगे कॉमन नाउन्स. कॉमन नाउन्स होंगे. ठीक है, हर कॉमन नाउन के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, और उसके अंदर ही उसकी फंक्शनैलिटी होगी. ओके, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. अगर मैं कहूं कि ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ही जी उसका कीबोर्ड है, ये जो भी हमारा जो लैपटॉप, इसी के अंदर ही इसका मदरबोर्ड है, इसी के अंदर ही इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, इसी के अंदर इसकी स्क्रीन है. ये सारे क्या है? ये इसके अंदर के पार्ट्स हैं, जिनको हम क्या कह रहे हैं? जिनको हम एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं. ठीक है, ये बात सुना. और ये जो एट्रीब्यूट्स है, ये खुद भी कॉमन नाउन्स हो सकते हैं. ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है. और हम क्या करेंगे बात में बड़ी गौर से, हम इन डेटा टाइप्स, जिनको हम कहते क्या है? इनको हम कहते हैं क्लासेस. इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें दो चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटीज. ओके, ऑलराइट. इस क्लास की हम एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, और रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? वो बेसिकली कॉमन नाउन नहीं होता, वो बेसिकली प्रॉपर नाउन होता है. क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है. और प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो इसी आइडिया की एक इंटरप्रिटेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल, इंसान एक डेटा टाइप है, एक क्लास है. ये बात सुनाई? तुम्हारा नाम क्या है? अब अब्दुल्ला क्या है? वो अब्दुल्ला उसकी एक इंटरप्रिटेशन है. आपका नाम क्या है? मोहित. आप उसकी एक अलग इंटरप्रिटेशन है. आपका नाम क्या है? आप एक अलग इंटरप्रिटेशन. आपका नाम क्या है? आप एक अलग इंटरप्रिटेशन. ये बात समझ में? जो उस आइडियाज की प्रॉपर नाउन की जो एक्सप्लेनेशन होगी, वो क्या होगा? वो बेसिकली उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है. ये बात समझ? आगे सुने. हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड उसकी फंक्शनैलिटी होती है. हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड उसकी फंक्शनैलिटी होती है, और वो जेनेरिक फंक्शनैलिटी होती है. क्या होती है? कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम ह्यूमन की बात करें, तो वो देखता है, वो सुनता है, वो हाथ घुमाता है. ये सारी क्या? ये सारी की सारी इसकी फंक्शनैलिटीज है.
ये बात समझ आई? ओके, अब एक मजेदार बात सुन, बहुत जबरदस्त बात सुन। क्लासिकल टाइम में जब लोग प्रोग्रामिंग करते थे तो आपको याद होगा हम क्या करते थे, हम एक इंट मेन बनाते थे, उसके अंदर सारी मेमोरी डिक्लेयर कर देते थे, यही करते थे ना। फिर क्या करते हैं, उसका वो इनिट स्टेप होता था जिसमें इनिशियलाइजेशन करते थे, ठीक है ना। फिर मैं कहता हूँ जो भी फंक्शंस पे फंक्शन लिखे जाए सारे स्टेप पे करते जाते, डिवाइड एंड कंकर करके हमारा पूरा डिस्प्ले, ठीक है। अब जिस फंक्शन ने जिन 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 वैल्यू उस पर काम करना होता था, हमें क्या करना पड़ता था, हमें क्या करना पड़ता था, उसे कॉल करना पड़ता था, कॉल तो ऑफकोर्स करना पड़ता था, लेकिन जिन जिन वैल्यूज पे उसने काम करना होता था हम क्या करते थे, वो हमें पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में पास करना पड़ता, और उस फंक्शन के अंदर क्या होता था। सो बेसिकली क्लासिकल जो प्रोग्रामिंग थी ना, जो फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी, जिसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, ये हमारे पास फंक्शन होते थे, फंक्शन के अंदर ये सारी की सारी इनपुट्स आ रही हैं, ये इसके अंदर कोई काम करेगा और ये एक वैल्यू रिटर्न कर देगा, ऐसे ही है ना, इस तरह काम होता थे। ओके, ऑलराइट जी। फिर हमने ये जो सारी डेटा टाइप्स थी, जो कि बहुत सारी हमने डेटा भेजना होता था, क्योंकि यूजुअली ये हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप थी। तो प्रिमिटिव के साथ मसला ये हुआ कि हमने कहा यार प्रिमिटिव को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, तो हमने क्या किया था, हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज यूनाइट हो सकती हैं उनको के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया था, हाँ क्या, स्ट्रक्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो स्ट्रक्ट कुछ डेटा टाइप्स ने, कुछ लैंग्वेज ने इसका नाम रखा था ग्रुप, ठीक है, कुछ ने आई डोंट नो, बहुत सारी लैंग्वेजेस ने बहुत सारे तरीकों से इसको शुरू किया, और आइडिया ये था कि कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ प्रिमिटिव डेटा इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। और दैट आइडिया वाज एक्चुअली सी प्लस में जो आपको हमने पढ़ाया था, वो था किस तरह की फॉर्म में, स्ट्रक्ट की फॉर्म में, ठीक है। कुछ लैंग्वेजेस उसको ग्रुप भी कहती हैं, कुछ पता नहीं क्या कहती हैं, उन्होंने लोगों ने नाम रखे, ठीक। लेकिन आपको वो पैरामीटर में भेजने पड़ते हैं इस फंक्शन के अंदर, ये बात समझ आई? ऑलराइट, अब जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ऊप ने आके इन सारे क्लासिकल आइडिया को उठा के बाहर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि अगर आपने उस फंक्शन को एक्सटेंड करना है तो मसला क्या है, मसला ये है कि आपको उसकी, जब आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते तो आपको उसकी एक एक चीज का पता होना चाहिए, तब आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बात समझ। लेकिन एक मुझे बात बताएं, इवन आपने यूज भी करना है तो आपको उसकी एक चीज का पता होना चाहिए। आप एक प्रोग्राम लिखा है, उसमें जो जो प्रॉपर्टीज है उनके आपने एक्सटेंड करके कुछ और चीज बनानी है, आपको उसकी हर प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए, आपने किसी एक में चेंज की हो सकता है वहां पे एक और मसला खड़ा हो गया, ये बात समझ। दैट वाज टू मच टू हैंडल। आहिस्ता आहिस्ता दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये तो हमसे, जब हम बड़े सिस्टम बनाने की बात करते हैं हमसे कंट्रोल हमारे समझ में नहीं आता कि क्या करें, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे अपनी रियल लाइफ के अंदर, कि हमें, क्या आपको पता है कि आप लेट से गाड़ी चलाते हैं, आपके घर में कितने लोगों के पास गाड़ी है, ठीक है, बाइक है, वो भी हाथ खड़ा कर ले, कोई है जो रह गया, ठीक है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुने, क्या आपको पता है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप जब एक्सेलरेटर पर पांव रखते हैं तो कितना फ्यूल इंजेक्ट होता है, कितना पिस्टन मूव होता है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे उन व्हील्स की मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्या आपको इसके बारे में पता है? आपको कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि मैं यहां पर एक्सेलरेटर है, इस पे पांव रखूंगा तो ये गाड़ी दौड़ेगी, ये बात सुन रहे हैं? दिस वॉज द आइडिया जो कि उन्होंने कहा कि हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग? क्या आप देखें, मेरी बात सुने गौर से, जिसने गाड़ी बनाई है उसको पता होना चाहिए, जिसने वो ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन की है उसको तो पता होना चाहिए, लेकिन अगर कोई उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है उसको पता होना चाहिए, उसको नहीं पता होना चाहिए। आप कार यूज कर रहे हैं तो आपको ये पता है कार का ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, ये बटन दबाएंगे तो ये होगा, और वो काम होना चाहिए। दैट आइडिया इज एक्चुअली कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन।
ओके, दैट आइडिया इज कॉल्ड कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मुझे पता होना चाहिए यार इस ऑब्जेक्ट को ये कहेंगे तो ये काम कर देगा। ये बात सुनाई? सो एब्स्ट्रैक्शन वाज वन आइडिया प्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, मैं आपको बताता हूं ऊप की जो क्रक्स की चीजें हैं ना, उनमें से एक शायद हम बात नहीं करेंगे, बाकी तकरीबन तमाम के बारे में हम बात करेंगे। सो ऊप की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट लेवल डिटेल पता है कि इस ऑब्जेक्ट को ये कहेंगे तो वो ये कर देगा, ये कहेंगे तो वो ये कर देगा, ये कहेंगे तो वो ये कर देगा। ये बात समझना? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे मुझे पता है कि ये एक क्लास है, ये एक क्लास है, ये क्लास है, इसका जब मैं एक इंस्टेंस बनाऊंगा और उसका मैं ये फंक्शन कहूंगा तो वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा। दैट्स द ओनली थिंग आई नो। ये मैंने कार ली, लेट्स से ऑडी ले ली, और मैंने कहा इसकी अगर मैं ये वाली चीज करूंगा तो वो उसके में ये हो जाएगा। ये बात समझना है? बस मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि इसकी इंटरनल इंप्लीमेंटेशन क्या है। इंसान की पूरी प्रोग्रेस, ये जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की है, वो सारी इसी बात पे डिपेंड है। क्योंकि स्पेशलाइजेशन क्रिएट हुई, जब स्पेशलाइजेशन क्रिएट हुई तो क्या हुआ? लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, लोगों ने इनोवेट करना शुरू किया कि यार मेरी विंडो सिर्फ यही है, इसी विंडो में रहते हुए मैंने आगे बढ़ना है और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके दिखानी। आपको ये बात समझ में आई मैंने क्या बात की है? कि ऑफ कोर्स ये आइडिया, अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। ये बात समझ? देखिए इसका नुकसान भी है। क्या नुकसान है? इसका नुकसान भी है। इसका नुकसान वही है जो आपके साथ हुआ है। क्या हुआ है? अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आपने डैम बनाना है, डैम का फायदा है जी मुझे, डैम का फायदा क्या है जी? मुझे जी 1 रुपए की बिजली मिल जाएगी। वाह जी वाह, तालियां मुझे दी चाहिए आपको, है ना? आपने डैम बना दिए, लेकिन आपने को यह पता नहीं था कि इसका जियोग्राफिकल इंपैक्ट क्या है। जब एक दरिया चल रहा होता है तो वो तकरीबन उसका जो स्पैन आपको नजर आता है ना, वो लगता तो है कि यार इतना सा है, इतना बड़ा, 1-2 किलोमीटर ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन जेर जमीन वो 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर इधर जो है वो जेर जमीन भी बह रहा होता है। आपने एक दरिया का रास्ता रोक दिया, इसका मतलब समझ में आता है आप क्या है? कि आपने 100 किलोमीटर इधर 100 किलोमीटर उधर, आपने तो उसके जेर जमीन लाखों सालों पे मुहित एक जियोग्राफिकल इकोलॉजिकल लाइफ थी जिसको आपने तबाह बर्बाद कर दिया, और वो आपको फिर नजर आया। ठीक है, वो आपको आप नजर आता है। और वो नजर क्यों आता है? वो नजर इसलिए आता है कि अब आप जाएं, आप सिंध में जाएं, आपको पड़ेगा पता कि वो क्यों पिटते हैं। यहां पे बैठ के आप छलांगे मार मार के, और तो ये थर में ये हो गया, थर में ये हो गया, और भाई आपको पता भी है कि वहां पे हुआ क्या है। ठीक है ना? आपने जब यहाँ पे दरिया बनाए, दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाए, तो उसकी वजह से हुआ क्या? वो दरिया जो कि सारा साल बहते थे, अब वो नहीं बहते, अब वो 1 महीना में नहीं बहते, वो एक दिन के लिए आप पानी छोड़ देते हैं, और वो जनाब आपको बनाया क्या गया? बेवकूफ बनाया गया। ये वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको ठीक है, आप कुएं के मेंढक जब बनते हैं तो उसमें होता है कि आप बड़े फाइन ट्यून हो जाते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। ठीक है, खैर हम ऊप की बात करते हैं, हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, हम ऊप के बारे में बात करेंगे। हम कहना चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, हम क्योंकि ह्यूमन की जो प्रोग्रेस है उसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल चीजें पता होंगी तो आप बहुत ज्यादा चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे चीजों को समझ पाए, उनके आपस में कनेक्शंस को बिल्ड करते पाए, तो आप अपना सिस्टम बड़ा बना सकते हैं। ये बात समझ? क्योंकि ह्यूमन की लिमिट है, आप हर चीज को जानने की कोशिश करेंगे, ये कैसे बन है ना, री इन्वेंटिंग द व्हील इज, अगर आप करने जा रहे हैं तो आप स्टूपिड है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये बात भी है, तो यू हैव टू क्रिएट ए बैलेंस बिटवीन द टू। ठीक है, सो ऊप का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करें, क्योंकि आपको हर चीज पता नहीं होनी चाहिए। जो चीज जो बना रहा है उसको पता होगी, और वो जब प्रोवाइड कर देगा आपको नहीं पता उसके अंदर क्या हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको पता है कि सी आउट अंदर से कैसा है, कंसोल से वो कैसे इनपुट लेके आता है। जब हम सीन से करते हैं तो वो बैक एंड पे किस तरह से वो लेटर बाय लेटर रीड करता है, क्या आपको पता है? आपको नहीं पता। दैट्स द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन।
आपने सी इन सी आउट को देखा, ये आपके पहले ऊप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको ऊप के बारे में पता भी नहीं था, आप इस्तेमाल कर रहे थे, और आपको उसने कितनी खूबसूरत एब्स्ट्रैक्शन दी। ये करेंगे, ये हो जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग यू नो, एंड दैट्स द ओनली थिंग यू नीड टू नो। दैट्स द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, कि आपको नहीं पता होना चाहिए, और उसने आपको यकीन दिला दिया कि हाँ बाकी नहीं पता होना चाहिए। आपने आज तक जितना भी प्रोग्रेस की है उसमें आपने सबसे ज्यादा ऊप के 2 ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, वो है सी इन सी आउट, और अब आप इस स्ट्रीम भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इस स्ट्रीम के जो रीडर्स हैं। और आप देखें, आपने कब कहीं पर भी आपको पता लगा कि आप ऊप यूज कर रहे हैं? नहीं यूज कर रहे, आपको नहीं पता लगा, लेकिन आपको उसकी फंक्शनैलिटी का पता है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। ये बात समझ? दैट्स द पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एक और बड़ी खूबसूरत बात वो ये कि the second most important part of OOP is actually called encapsulation. Okay? मुझे एक बात बताएं, वो ये कि जब मैं एक्सेलरेटर पे पांव रखता हूं, क्या मुझे पता है कि मेरी गाड़ी के अंदर वो वाला पिस्टन लगा हुआ है और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा? मुझे नहीं पता होता। मैं अगर कहता हूं ये मेरा हाथ है, ठीक है, इस हाथ को मैं यूं हिला रहा हूं, क्या मुझे पता है मेरे हाथ में कौन कौन सी हड्डी है, वो किस किस तरह से किसी जुड़ी हुई है, और वो किस तरीके से इस हाथ को हिलाने में मदद दे रही है? नहीं पता मुझे। ये जो अंदर की प्रॉपर्टीज हैं, ये मुझे नहीं पता। The only thing I know is actually क्या, ये जी इसकी फंक्शनैलिटी के बारे में मुझे पता है, ये वाली फंक्शनैलिटी के बारे में मुझे पता है कि इस हाथ को यूं करूंगा तो ये वाली उंगली ऐसे हो जाएगी, यूं करूंगा, ये करूंगा तो ये चीज पकड़ी जाएगी, ठीक है ना। इस फंक्शनैलिटी का मुझे पता है और मुझे कुछ नहीं पता। सो एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट का एक पब्लिक इंटरफेस होता है, हर ऑब्जेक्ट का एक पब्लिक इंटरफेस होगा, और उसके अंदर छुपी हुई वो तमाम चीजें छुपी रहेंगी जो कि आउटसाइड वर्ल्ड को नहीं पता होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि सी इन बैकएंड पे एक पॉइंटर रखता है जो कि आपकी कंसोल की एक्चुअली एक फाइल होती है, उस फाइल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है? आपको इस बारे में पता है? आपको नहीं पता, ठीक है। आप जब ऐसे कहते हैं कि, और उसके साइज भी साथ ही मेंटेन करके रखा होता है, वही इतनी साइज की मेरी वो फाइल हो गई थी, आपको ये चीजें नहीं पता। ये बात समझ, ठीक है। तो बेसिकली ये तमाम चीजें जो होती हैं, उसका बेसिकली जो हर क्लास के अंदर एक्चुअली आप डिफाइन करते हैं कि ये पार्ट इसका छुपा हुआ होगा और ये पार्ट आउटसाइड वर्ल्ड को विजिबल होगा, और जो पार्ट आउटसाइड वर्ल्ड को विजिबल होता है उसको आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं। ओके, और जो पार्ट आपका एक्सेसिबल अंदर, और जो आप ऐसे एक्सेस नहीं देना चाहते, वो छुपा रहता है, वो इनकैप्सुलेट होता है, और उसी के लिए ये वर्ड ऊप का इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। ये बिल्कुल उस कैप्सूल से निकला है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, यार ये कैप्सूल खा लो बस, ठीक है, उस कैप्सूल में क्या है आपको पता है? आपको नहीं पता, ठीक है ना, अनलेस कि आप चीजें डिटेल पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन आपको नहीं पता। दैट्स व्हाट इनकैप्सुलेशन मीन, ठीक है। ये बात समझ आई? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, these are two very important parts of it, ठीक है। so far so good, everybody understand this, ठीक है जी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि मैं इन जनरल कह रहा हूं, मेरे पास ये एक क्लास होगी, ये क्लास होगी, ये क्लास होगी, ये क्लास होगी। अब जब मैं इनकैप्सुलेशन की बात कर रहा हूं, मैं एक क्लास के अंदर आ गया, और इस क्लास के अंदर मैं कह रहा हूं यार इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स जो होंगे ना, ये नजर नहीं आएंगे, बाहर में होंगे, नजर नहीं आएंगे, ये फंक्शनैलिटी जो उसकी होगी ना ऑब्जेक्ट की, वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगी। मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये बात समझ? लेकिन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आई एम सेइंग कि इस डेटा टाइप को ये करना चाहिए, इस स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को फाइल प्रोसेसिंग सारी कर देनी चाहिए, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ये बात समझ? हाँ, अब मैं कहता हूं इसके अंदर उसने कैसे मैनेज किया होगा, मैंने डॉट इग्नोर का फंक्शन होगा उसके अंदर, ठीक है ना, डॉट गेट का फंक्शन होगा। ये बात समझ? ये क्या है, ये मैंने उसका अब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूं, उसकी इनकैप्सुलेशन वाले पार्ट में आ गया हूं। मतलब कौन सा इंटरफेस पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, कौन सा इंटरफेस उसका पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगा,
मैं अभी आपको दिखाता हूं कि पब्लिकली इंटरफेस का क्या मतलब है और प्राइवेट इंटरफेस का क्या मतलब है। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, गुड। अब ये कहानी पढ़ी है, वो कहानी मैंने आपको नेक्स्ट क्लास की शुरू में एक एक्टिविटी दूंगा मैं आपको, और वो होगा बेसिकली कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब यह कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बना देना काम नहीं है, उन ऑब्जेक्ट्स की आपस में इंटरेक्शन करवाने से सिस्टम क्रिएट होता है। ये बात समझ? और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ ये दो चीजें करके दिखाता हूं, ठीक है, कोडिंग में करके दिखाता हूं। आपको ये बात समझ में आ गई मैं क्या करना चाह रहा हूं? कि मैंने बेसिकली अभी आपको दिखाना है कि ऊप की जबान में रहते हुए, ऊप की पैराडाइम में रहते हुए मैं इनकैप्सुलेशन को कैसे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, हम आपके सामने पहली डेटा टाइप बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि ऊप की दुनिया में होगी। ठीक है, ऑल राइट। लुक एट दिस, आप यहां पे जाएंगे ऐड में। अभी तक तो आप ऐड करते आए थे क्या, एक फाइल ऐड करते आए थे, अब आप पहली दफा एक क्लास ऐड करेंगे। ओके, यहां पे ये जो ये सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट ऑप्शन है ना, क्लास। यहां पे आप क्लास लिखेंगे, इस क्लास का नाम लिखें, क्लास का नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नाम लिख रहा हूं, बल्कि कैसे करते हैं, ऐसे नहीं बनाते, हमें खुद जाके बना लेते। मतलब मैं यहां पे ऐड करूंगा और ऐड करके मैं एक न्यू आइटम ही ऐड करूंगा और इसका नाम मैं हेडर फाइल बनाऊंगा और इसका नाम बनाऊंगा क्या, फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये देखें आपकी ना ये एक फाइल बन गई, इसका नाम है fraction.h। ओके, उसके ऊपर ना pragma once लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है थोड़ी देर बाद पता लगेगा। आप यहां पे लिखेंगे क्लास और यहां लिखेंगे फ्रैक्शन। ठीक है जी, मेरा आपसे सवाल है, एक फ्रैक्शन क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है? हाँ, उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर, और लेट्स से दोनों के दोनों इंटीजर। तो यहां पे आप सबसे पहले जाके लिखेंगे प्राइवेट और यहां जाके लिखेंगे इंटीजर, उसमें एक न्यूमरेटर है और इंटीजर एक डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां पे आप जाके पब्लिक लिखेंगे और पब्लिक में जाके लिखेंगे लेट्स से void set num और यहां लिखेंगे n और यहां मैं करता हूं क्या, न्यूमरेटर इज इक्वल टू n। इसी तरह एक और फंक्शन लिखता हूं void set den इंटीजर d और ये डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या कर देता है, d। और यहां पे ये एक और फंक्शन लिखता है void नहीं इंटीजर गेट न्यूमरेटर और ये कुछ भी नहीं करता, ये रिटर्न कर देता है न्यूमरेटर। और ये है जी इंटीजर गेट डिनोमिनेटर, ये रिटर्न कर देता है क्या, डिनोमिनेटर। ठीक है, यहां लिखता है void print और इसको हम प्रिंट करते हैं सी आउट न्यूमरेटर ब्रैकेट ये वाली फॉरवर्ड स्लैश और क्या करते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये ऊपर हमने इंक्लूड नहीं किया तो यहां पे हम इंक्लूड कर लेते हैं क्या, आईओ स्ट्रीम, और यहां कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है जी, सो फार सो गुड। ठीक है, और आप देखना हम क्या करेंगे। अच्छा, एक ना और फंक्शन होता है इसके अंदर, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। जिस
जो हमने क्लास रखी का नाम रखा होता है ना, उसी नाम का एक और फंक्शन होता है, उसी नाम का एक और फंक्शन होता है। अच्छा, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ओके, इस फंक्शन को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, और ये फंक्शन तब कॉल होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, लुक एट दिस यहां। और अब बाय द वे देखें, यहां पर हम एक काम करते हैं, यहां पे दो वैल्यूज भेज देते हैं, कहते हैं इंटीजर अंडरस्कोर n और इंटीजर अंडरस्कोर d। ठीक है, और यहां हम क्या करते हैं, यहां हम कर देते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू अंडरस्कोर n और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू अंडरस्कोर d। ठीक है, और आप देखना क्या होता है। ये जो मैंने पार्ट बनाया है ना, ये अब बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा। अब मैंने बनाया क्या, ये जो मैंने क्लास बनाई है ना, ये आप बिल्कुल ऐसी समझे जैसे स्ट्रक्ट बनाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि स्ट्रक्ट में आप जो भी बनाते हैं उसके साथ ये नहीं लिखते, प्राइवेट और पब्लिक नहीं लिखते। ओके, और स्ट्रक्ट का नाम लिख के फिर आप क्या बनाते हैं, स्ट्रक्ट का नाम लिखते हैं और साथ क्या लिखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाता हूं। ठीक है, लुक एट। तो मैं यहां गया, मैं अपने मेन में गया, और मेन में जाके ऊपर सबसे पहले क्या करूं बेटा, यूजिंग नेम स्पेस std ठीक है, अब जाके मैं इंक्लूड करूंगा, यहां पे मैं डबल कोट लिखूंगा, और ये जैसे ही करूंगा तो ये मुझे नजर आ जाएगा। अच्छा, डबल कोट हमने इसलिए किया क्योंकि ये बेसिकली ये जो फ्रैक्शन डॉट एच है ना, ये मेरे ही प्रोजेक्ट में पड़ी हुई है। ठीक है, जब हम ये लिखते हैं ना, ये जो लेस देन वाली के अंदर जो लिखते हैं, इसमें से वो एक ना, जहां पर आपकी इंस्टॉलेशन हुई है ना, वहां पे एक इंक्लूड का फोल्डर है, ये वहां से उठा। जब आप ये लिखते हैं डबल कोट के अंदर, तो मतलब होता है कि ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो फ्रैक्शन डॉट एच पड़ी हुई है, ये जो यहाँ पर राइट साइड पे पड़ी हुई है, मैं इसको उठा रहा हूं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ कंसोल पे आया, यहां आके देखना आप क्या करूं, मैं फ्रैक्शन बनाता हूं, नाम रखता हूं एफ, और यहां पे वो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है, ऐसे ये देखें गौर से, वो कह रहा है इसको n पास होता है, मैं कह देता हूं 6 और यहां मैं कह देता हूं 8। ठीक है, और मैं यहां कहता हूं क्या, ये देखें गौर से, 6 और 8 मतलब 6/8, और अब मैं कहता हूं ये देखिए f डॉट प्रिंट करो। आप मजे की बात देखिए, प्रिंट मैंने एक फंक्शन बनाया है, प्रिंट मैंने एक फंक्शन बनाया है। अब प्रिंट के अंदर क्या हो रहा है, ये गौर से देखें, प्रिंट के अंदर मैंने सिर्फ ये लिखा है, हमने क्या लिखा है, प्रिंट के अंदर ये लिखा है, प्रिंट के अंदर हमने क्या कहा, हमने कहा नाम को प्रिंट कर दो और डेन को प्रिंट कर दो, है ना। और बाद में यहां हमने क्या किया, यहां पे हमने एफ पास कर दिया, एफ के अंदर 6 और 8 पास कर दिया। ये बेसिकली क्या करेगा, कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था, और उस कंस्ट्रक्टर में अंडरस्कोर एन में पास हो जाएगा 6 और अंडरस्कोर डी में क्या पास हो जाएगा 8। और जब हम वहां पर लिखेंगे ना डेन इज इक्वल टू नाम इज इक्वल टू अंडरस्कोर एन करेगा, खड़े हो जाओ, यहां पे वहां खड़े हो जाओ। हाँ, अब गौर से सुने मेरी बात, गौर से। लेट्स से ये मैंने एक एफ बनाया और मैंने एक एफ डी भी बना दिया, और इसमें मैं लिख देता हूं लेट्स से 10/15। ठीक है, और मैं यहां पे डी डॉट प्रिंट भी कॉल करता हूं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ओके, और सवाल ये है कि ये मैंने दो बनाए, ऐसी है ना, ये देखिए, तो पहले एफ क्रिएट होगा, और एफ के क्रिएशन के लिए 6 और 8 पास होगा किसको, इसको, इसको। ओके, और अंडरस्कोर एन में क्या आएगा 6 और अंडरस्कोर डी में क्या आएगा 8। और जब हमने कहा नम इज इक्वल टू अंडरस्कोर एन कर दो, तो एक्चुअली ये एफ के नम को बराबर कर देगा किसके,
6 के। और फिर हम देन इज इक्वल टू ये कहेंगे तो एक्चुअली क्या करता है, ये बात समझ में आ गई? आगे सुनिए। और मजे की बात ये है कि जब और फिर ये साथ ही दूसरा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, वो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, और फिर ये क्या, आप जब ये दूसरी दफा कॉल होगा तो वो डी का नाम को असाइन करेगा, और डी के आपको ये एडवांटेज नजर आ रहा है कि मैंने एक ही इनिशियलाइजेशन का फंक्शन लिखा है और मैंने नहीं बताया कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। आप क्लासिकल टाइम में क्या कर रहे थे, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में क्या करते थे, आपको जो स्ट्रक्चर में चेंज करनी होती थी आपको उस स्ट्रक्चर की को पास करना पड़ता था उस फंक्शन के अंदर जाके। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यहां पर बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है, बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अब जब आप जिस ऑब्जेक्ट का डॉट प्रिंट कॉल करते हैं उस फंक्शन के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज आप एक्सेस करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होंगी। ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आ जाए, ये देख F5 चलाते हैं, आजा भाई, ये देखें जी, ये मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं, लुक एट दिस, और यहां मैं लोकल में चले जाता हूं, ठीक है? इसमें देखें यहां पे आपको नजर आ रहा है डी के अंदर क्या लिखा हुआ है, नम में क्या लिखा हुआ है और देन में क्या लिखा हुआ है जो कि हमने पास किया, और एफ में क्या लिखा हुआ है और देन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? अब एक और बात यार, इधर आओ, भाग के जाओ, F11 प्रेस करो, भाग के बेटा, आप वहां बैठ जाओ, F11 प्रेस कीजिएगा, ये प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है, मैंने f डॉट प्रिंट कॉल किया था, इसके अंदर आ जाओ, अंदर F10 प्रेस करो बेटा, F10 प्रेस करो, F10 यार, F10 आराम से, ये देखें कुछ हुआ है, जैसे ही F10 प्रेस किया यहां पे एक ये क्या है, आखिरी लाइन पे क्या लिखा हुआ, दिस, और बाद में ये आपके सामने कुछ नजर आ रही है, ये क्या चीज होगी, क्या आपका क्या होगा, ये एक एड्रेस है ना, और उस एड्रेस के आगे देखें नाम और देन दोनों लिखे हुए है ना, हमने f डॉट क्या पास किया था, सॉरी, तो ये आप थोड़ा सा कॉपी पे लिख लें, ये क्या लिखा हुआ बेटा, FFBB8 लिख लें, FFBB8, ये दिस के अंदर वैल्यू है, ये दिस के अंदर वैल्यू है, ठीक है? अच्छा आप ऐसा करो, ये F10 प्रेस करो, बाहर आओ, F10 करो, एक मिनट जाओ, आप ऐसा करो, वॉच में जाओ और वॉच में जाके नई चीज लिखो, एड्रेस ऑफ एफ, एड्रेस ऑफ एफ, मैं किसका एड्रेस देख रहा हूं, एफ ऑब्जेक्ट का एड्रेस देख, एड्रेस ऑफ, एड्रेस यार साथ वाला होगा, हाँ एफ लिख दो, कैपिटल एफ, एंड इज दिस द सेम एड्रेस, ओह कैन यू सी दैट? अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं, थोड़ा पीछे हो जाओ, वहीं चल जाओ, ये जब असल में मैं आपको बात बताऊं, और ये तो आपने किसी को बतानी नहीं है, ठीक है? ये हम लोगों की राज की बात है, ये पिछले अगले सेक्शन वालों को नहीं बताऊंगा, ठीक है? ये जो आप प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं ना, एक्चुअली ये प्रिंट फंक्शन नहीं होता, बैक एंड पे क्या होता है, बैक एंड पे बेसिकली ये जो प्रिंट फंक्शन है ना, ये बैक एंड पे एक इसी क्लास के टाइप का एक पॉइंटर लेता है जिसको दिस कहते हैं, ओके? और मजे की बात बताता हूं, जब आप बैक एंड पे जाके लिखते हैं ना f डॉट प्रिंट कॉल करो, तो एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कि फ्रैक्शन क्लास के अंदर कॉलन कॉलन कौन सा फंक्शन है बेटा, प्रिंट फंक्शन है, और ऐसा करो ये एड्रेस ऑफ f साथ ले जाओ, आपको समझ में आ रही क्या हुआ? तो जिस ऑब्जेक्ट का आप प्रिंट फंक्शन कॉल करते हैं
ये कहता है फ्रैक्शन के अंदर पड़ा हुआ जो प्रिंट फंक्शन है वो कॉल करो और उसके अंदर ऐसा करो, ये जो ऑब्जेक्ट आप लोगों ने रखा है ना उसका एड्रेस साथ लेते जाना। और आप सुने मेरी बात क्या हो रही है, वो ये कि ये जो हमने लाइन लिखी हुई है ना, ये एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो भी दिस आ रहा होगा उसके अंदर पड़े हुए नाम को एक्सेस करो। ये बात सुन रही? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये देखें यार ये क्या बकवास, दिस को डी रेफरेंस करो और इसका डॉट देन कर, ठीक है? ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को डी रेफरेंस करना हो तो आप डी रेफरेंस करते हैं और उसके आगे डॉट लिखते हैं। आपको ये बात समझ आई? अब आपको मजे की बात बताते हैं। जिस तरह हमारा स्ट्रक्ट था, आपको याद है स्ट्रक्ट के अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम एक्सेस कर सकते थे ना। आप यहां पे लिखे एफ डॉट, ये लिख रही है एफ डॉट, मैं लिखता हूं एफ डॉट, ये आपको नजर आ रहा है? इसमें कहीं भी एट्रीब्यूट है? वो जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रखा था, ये नजर आ रहा है यहां पे? क्या नजर आ रहा है? वो चीज जो मैंने पब्लिक में लिखी है सिर्फ वही एक्सेस होगी, यहां पे और कुछ भी नजर नहीं होगा। मतलब अगर मैं इवन लिख भी दो डॉट नम और इज इक्वल टू, ये देखें मैं लेट से लिख भी देता हूं डॉट नम इज इक्वल टू लेट से 20, वो यहां पे कहेगा पाई साइड पे हो जाओ। ये देखो क्या कह रहा हो, वो कह रहा है ओहो, कंट्रोल शिफ्ट बी करे ना तो देखें क्या कहता है। ये कह रहा है, ये देखें यहां पे, अगर पढ़ने थोड़ा मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ये कह रहा है फ्रैक्शन कॉलन कॉलन नम, यानी फ्रैक्शन में पड़ा हुआ जो नम है इज इनएक्सेसिबल। आपको समझ में आई? मतलब ये कि ये जो प्राइवेट वाली चीज थी, वो जो प्राइवेट वाली प्रॉपर्टी थी, वो आपको एक्सेसिबल नहीं है। यानी कि जो मेन में अगर आप इसको इसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो आपको चपेट मारेगा। अगर पाई नहीं आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है। किसके पास उसकी एक्सेस है? उसी क्लास के पास उसकी एक्सेस है, उसी के बनाए हुए फंक्शंस के पास उसकी एक्सेस है, आपके पास एक्सेस नहीं है। ये बात समझ आई? इसीलिए मैं आपको मजे की बात बताता हूं। अच्छा, अगर आपने इसके किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को कुछ वैल्यू सेट करनी है, आप इसका सेटर फंक्शन कॉल करेंगे, सेट डिनोमिनेटर, और इसकी जगह मैं 0 लिख देता हूं। ओह, इजंट इट डेंजरस? इजंट इट डेंजरस? अगर किसी के फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? अगर कोई 0 इनिशियलाइज करने की कोशिश करे तो क्या होना चाहिए? तो एक्चुअली एक्सेस नहीं, उसको 0 से इनिशियलाइज नहीं होना चाहिए। तो आप देखें हम ये काम कर सकते हैं कैसे कि इसके सेटर को, ये सेटर आ गया ना, ये हमने डायरेक्टली डी को साइन किया था ना। मैं पहले चेक करता हूं क्या कहीं डी जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके बराबर बेटा? 0 के बराबर। अगर वो नॉट इक्वल टू है तो ही वो साइन हो, वरना साइन ना हो। ये बात समझ? वरना असाइनमेंट ना हो। आपको ये समझ में आई क्या हुआ है? आपने फॉर एग्जांपल स्ट्रक्ट बनाया डेट का, और आप डेट टाइप का लेट से आपने डी बना दिया। अब डी डॉट डॉट डेट इज इक्वल टू, चाहे मैं 100 लिख दूं तो वो तो अलाउ करेगा, लेकिन यहां पर कहेगा खबरदार, अगर तुमने मेरे किसी एट्रीब्यूट को चेंज करना है कॉल करो इस फंक्शन को, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम किसको असाइन होना या नहीं होना। अगर वो इस अपनी लिमिटेशंस के अंदर होगा तो मैं असाइनमेंट कर दूंगा, वरना तुम जाओ यहां से बाहर हो जाओ। कैन यू सी द पावर ऑफ दिस? कि आपने इसके एट्रीब्यूट को भी एक्सेस करना है तो आप इसको पब्लिक इंटरफेस को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज ये असाइनमेंट कर दो इसको। होगा अच्छा मैं देखता हूं, अगर ये ठीक अपनी लिमिट के अंदर है तो मैं असाइनमेंट करूंगा, वरना साइड पे हो जाओ। कैन यू सी व्हाट इज द पावर ऑफ दिस? कि आपको एक्चुअली आपको 1000 जगहों पर एक स्ट्रक्ट की इनिशियलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। आपको हर जगह पर टेस्ट करना था। क्या टेस्ट करना था? कि कहीं वो गलत असाइनमेंट तो नहीं हो रही, आपको चेक लगाने पड़ते है ना। अगर यही फ्रैक्शन का स्ट्रक्ट बनाया होता और आप उसके अंदर कहीं पर भी 50 जगहों पे आपने इनिशियलाइजेशन की
और हो सकता है कहीं कहां पर जाके वो जीरो हो गई, हमें तो नहीं पता। अब हमें पता है कि असाइनमेंट अगर होगी तो वो सेट के अलावा हो ही नहीं सकती कहीं पर। तो एसेंशियली आपने ऊप ने क्या किया, ऊप ने तमाम वो फंक्शंस जहां पर फ्रैक्शन की असाइनमेंट हो रही थी, फ्रैक्शन के उन एट्रीब्यूट की असाइनमेंट हो रही थी, उन सारों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया कि असाइनमेंट अगर आपने किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है, इस फंक्शन में जाके वो चेंज होगा, और अगर गलती होगी तो यहीं पर गलती होगी और कहीं गलती नहीं हो सकती। आपको ये बात समझ नहीं, कितनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि ऊप के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जहां पर भी चेंज होनी है वो यहीं पर होनी है। तो आपने क्या किया है, ऊप के साथ यानी इस स्ट्रक्ट को आपने क्या किया, स्ट्रक्ट में बहुत बड़े प्रॉब्लम थे। स्ट्रक्ट का पहली बात तो ये कि उसके अंदर जो चीजें वो बाय डिफॉल्ट आप उसको एक्सेस करके उसको चेंज कर सकते हैं। उसने कहा भाई खबरदार, आपको चेंज करने की इजाजत नहीं है, ये बात है नहीं। दूसरी बड़ी मजेदार बात, आपने किसी फंक्शन के अंदर अगर स्ट्रक्ट की प्रोसेसिंग करनी है तो आपको क्या करना पड़ता था, स्ट्रक्ट को एज ए पैरामीटर भेजना पड़ता था। आप बताएं इसके अंदर कहीं स्ट्रक्ट पास हुआ, आपने तो स्ट्रक्ट पास ही नहीं किया। आपने जिस ऑब्जेक्ट को भेजना था कि इसके अंदर जाके असाइनमेंट करो, वो कहीं पर भी बाय रेफरेंस बेस पास हुआ नहीं हुआ। दैट इज हाइडेड बाय विच पॉइंटर, दिस पॉइंटर। ये बात है। तो जितने भी फंक्शंस आप इसके अंदर लिखते हैं उनके अंदर वो जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका आप ये फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं वो इसके अंदर एम ही साथ आ जाता है, और वो इतना सीमलेसली साथ आता है कि आपको पता भी नहीं लगता। ये बात है। आप उसके एट्रीब्यूट एक्सेस करते हैं और वो कहता है मसला ही कोई नहीं, कोई मसला नहीं। आप बेशक नाम भी ना लिखें, आप den इज इक्वल टू डी लिख रहे हैं, पीछे कंपाइलर ने खुद ब खुद कन्वर्ट कर दिया इसको, किसमें, दिस एरो den के अंदर। ये बात नहीं, इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप जब भी इसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करें तो यहां पे दिस एरो लिखें, ठीक है। आप जब भी इसके एट्रीब्यूट को लिखें तो आप इस तरह जरूर लिखें, ठीक है। इट्स ए गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस टू ऐड दिस थिंग। आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई। अब आपको मैं बताता हूं आपका असाइनमेंट क्या है। असाइनमेंट ये है कि आपके सामने मैंने फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है। अब आपने बेटा करना क्या है, आपने बेसिकली इसका गेटर सेटर बना दिया ना। गेटर भी आपने किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करना हो तो वो भी गेटर डॉट गेट करके आप उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब लेट्स से मैंने एक फंक्शन लिखना है, आपको बताता हूं कैसे। चलो एक लिख देता हूं, फिर बाकी सारे आप बेटा बैठ जाओ। आप ये देखें, इधर ही बैठो, उधर ही। ये देखें, मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम रखता हूं क्या, ऐड, ठीक है। लुक एट दिस, मैं इसे पास करना चाहता हूं फ्रैक्शन m%a, फ्रैक्शन m%b। बल्कि ऐसा करते हैं बेटा, ऐड की रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, एक और फ्रैक्शन होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दो फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एक फ्रैक्शन ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। लुक एट दिस, ये करना है, ठीक है। अच्छा आप देखना मजेदार काम हम करते हैं, ठीक है। हम ना एक काम करते हैं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये ऐड फ्रैक्शन बचपन से याद होगा या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैंने 3/8 को ऐड करना है 4/6 में, तो कैसे करते हैं, पहले हम एलसीएम लेते हैं, है ना। एलसीएम निकालते हैं 8 और 6 का, है ना। और एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, एलसीएम ऑफ दो नंबर्स का निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो जीसीडी निकालना पड़ता है। तो जब आपको सबसे पहले तो जीसीडी निकालना चाहिए, तो बेटा इन दोनों का जीसीडी क्या है, 6 और 8 का जीसीडी क्या होता है, आप बताएं। जीसीडी होता क्या है, ऐसा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो 6 और 8 का जीसीडी क्या है, कौन सा बेटा, 2 है ना। अगर यहाँ पे 16 होता तो क्या होता, 8 होता, ठीक है। अगर यहाँ पे 20 होगा तो क्या होगा, 4 होगा। डज इट मेक सेंस। तो हमने सबसे पहले जीसीडी निकालना, जीसीडी निकाल लिया, क्या निकला, 4, ठीक है। अब अगर आपने दो नंबर का जीसीडी एलसीएम निकालना है ना, तो उसका एक तरीका तो वो हो सकता है, वो याद है यूं करके निकालते थे सारे,
वो नहीं निकालते। इसका एक आसान तरीका होता है कि आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और डिवाइडेड बाय जीसीडी कर दें। तो बताएं क्या है, फॉर एग्जांपल बताएं। ए मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब क्या, 8 मल्टीप्लाई बाय 20, और जीसीडी ऑफ ए और बी क्या है इन दोनों का, वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, ऐसी है। तो 4 को डिवाइड करो तो ये कितना आ जाता है 5, और 8 पंजे कितना हो जाएगा, वाह जी वाह 40। ये बात है ना। तो आप बेसिकली आपको दो फंक्शन और बनाने हैं, क्या बनाने, जीसीडी और एलसीएम, ठीक है। तो ये देखिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां जाता हूं, दो फंक्शन बना रहा हूं। एक है इंट जीसीडी, इसको इंटीजर ए भेजते हैं और हम इंटीजर बी भेजते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों नंबर का जीसीडी निकालता है। तो जीसीडी निकालने का तरीका क्या है कि आप किसी भी नंबर से शुरू कर दें। लेट्स से इंटीजर डी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या, ए कॉमा बी से शुरू कर दें, ठीक है। और फिर क्या करें, यहां पे कर दें जी ट्रू, और यहां कर दें डी माइनस माइनस, और आप कहें क्या, इफ, हाँ जी बताएं, इफ मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम छोड़ो, दोनों नंबरों को उसको डिवाइड करना चाहिए, ऐसी है ना। तो हम करते हैं क्या, ए मॉड डी डबल इक्वल टू 0 एंड बी मॉड डी डबल इक्वल टू 0। तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो इसी डी को, ठीक है। या में यहां पर लेते हैं रिटर्न 1 कर लेते हैं, ठीक है। 1 तो होना ही होना है ना, जीसीडी दो नंबर्स का जीसीडी 1 तो होता ही होता है, ठीक है ना। 1 तो सबको डिवाइड करता है ना, तो फिर वो हो गए होगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं इनमें से मिनिमम से शुरू करता हूं और उल्टा लूप लगा देता हूं, यहाँ पे डी माइनस माइनस होता है। तो जो भी पहला डिवाइजर होगा वो हमारा जीसीडी होगा, ऐसे ही होता है। या इसको लूप को सीधा लगाएंगे तो जो भी आखिरी डिवाइजर होगा वो मेरा जीसीडी होगा। तो फिर हमें एक वेरिएबल बनाकर उसमें सेव करना पड़ेगा, तो वो आप जैसे मर्जी करना चाहिए। ये आपने जीसीडी निकाल लिया, ये आप एलसीएम निकाल लेते हैं, इंट एलसीएम जी। एलसीएम मैंने निकालना है ए और बी का। तो बेटा आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे रिटर्न, हाँ जी, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे बेटा, ये इन दोनों को आप ऐसे ऐसे कर दें, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय क्या कर दें बेटा, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। तो ये एलसीएम निकला। तो अब आप निकाल लेते हैं, हाँ भाई अब आप बताएं, अगर मैंने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना हो तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकला है कितना, 40। फिर आप क्या करते हैं बेटा, इस नंबर से इस नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना। तो आपका क्या आएगा, 40 को आपने डिवाइड किया 8 से, तो 8 पंजे कितना हो गया, 40 हो गया। और फिर क्या किया, ये जो नंबर है ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से मल्टीप्लाई। तो आंसर आ जाएगा क्या, 8 नहीं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 जमा ये वाला हो जाएगा क्या जी, दोबारा डिवाइड किया तो 2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 4। यही किया था ना, मैं यही करते हैं ना, यही करते हैं, ठीक है। तो ये हम ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो जी हम नीचे वाली फ्रैक्शन निकाल लेते हैं एलसीएम, बल्कि नहीं इसको एलसीएम कहने की जरूरत क्या है, हम एक और फ्रैक्शन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं रिजल्ट, ठीक है। और हम कहते हैं, अच्छा बाय द वे इसको शुरू में इनिशियलाइज कर देते हैं इससे, किससे, 0 कॉमा 1 से, ठीक है। 0 कॉमा 1 का मतलब क्या है, 0/1, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं बेटा, हम ये करते हैं, हाँ जी, r डॉट डिनोमिनेटर को हमने सेट करना है, तो सेट डिनोमिनेटर कर दें। किसे सेट कर दें बताएं मुझे, एलसीएम, एलसीएम किसका बेटा, a कॉमा गेट डिनोमिनेटर, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, b कॉमा गेट डिनोमिनेटर, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब मुझे बेसिकली इसी रिजल्ट का क्या सेट करना है, न्यूमिनेटर सेट करना है। अब न्यूमिनेटर का अच्छा काम है, ठीक है। तो पहला काम तो ये कर लेते हैं कि जो हमने एलसीएम निकाला है ना, ये मुझे इसकी जरूरत पड़नी है बार बार डिवाइड, तो मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूं। तो इंटीजर एलसीएम इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये तो मैंने एलसीएम 7 असाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा अब हमने करना क्या है, आर डॉट, आप बताते जाए, सेट न्यूमरेटर करना है और किसके बराबर सेट करना है, अब आप बताते जाए मुझे जी। ये होना है किससे मल्टीप्लाई जी, पहली फ्रैक्शन का क्या, गेट न्यूमरेटर, और इसने मल्टीप्लाई होना है किससे,
हाँ जी, एलसीएम क्या डिवाइडेड बाय क्या, वेरी गुड, इसी का डॉट गेट डिनोमिनेटर। ये बात समझ आई। और फिर हम प्लस करेंगे किससे बेटा, यही काम हमने बी के लिए करना है, तो यहां पर यूं कर देते हैं, हाँ जी, बी डॉट गेट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी बताएं बेटा, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, नहीं डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बी डॉट गेट डिनोमिनेटर, सॉरी, हाँ ये भी न्यूमिनेटर आना चाहिए, हाँ ये न्यूमिनेटर आना चाहिए और ये डिनोमिनेटर आना चाहिए, ऐसे ही है ना, ठीक है, वेरी गुड। और फिर हम क्या कर देंगे, हम यही आर रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। तो यहां आ जाते हैं, हम करते हैं क्या, हम करते हैं एक और बनाते हैं फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन आर इज इक्वल टू, हम ऐड कॉल करते हैं और ऐड में हम एफ भेज देते हैं और डी भेज देते हैं, ठीक है। बेटा हमने कौन सी लिखी थी, चलो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6/8 बताएं बेटा, 6/8 प्लस कितना था 10/15, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसकी एलसीएम क्या निकलेगा, 15/8 कितना होता है, 15/8 होता है 120, और ये हो जाएगा 15×6 कितना होता है, 15×6 90 जमा, और ये कितना हो जाएगा 8 10 80, ऐसे ही है। तो ये क्या आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 170/120, ठीक है। तो ये आंसर आना चाहिए। अब एक और चीज भी रहती है, ये देखिए जी, तो ये आंसर आ गया और मैंने जाके कहा कि आर को प्रिंट कर दो, ठीक है। और एक काम और करो, ये दरमियान में जाके लिख दो सी आउट प्लस, ठीक है, और यहां जाके लिख दो सी आउट क्या बेटा इक्वल टू, ठीक है। सो कंट्रोल F5 करते हैं, यार ये तेरा मसला है किसी का, मुझे याद आ गया, ये देखो जी, ये आ गया। तो 6/8 प्लस 10/15 इज इक्वल टू 170/120। कैन यू सी ए प्रॉब्लम इन दिस आउटपुट, सिंप्लीफिकेशन ही, ठीक है। अब आप देखना मैं क्या करता हूं, ये देखिए जी, ये ना हम, ये देखो मैं क्या करता हूं, मैं ना एक फ्रैक्शन की क्लास में जाता हूं, अच्छा आप देखना, अब मैं एक और काम भी करता हूं, ये मैंने जो फंक्शन बनाए हैं ऐड वाला, ये मैंने क्लास के कहां बनाया, बाहर बनाया, ठीक है। अच्छा अब मैं आपके सामने एक और इंप्लीमेंटेशन देता हूं इसी चीज की एक और इंप्लीमेंटेशन देता हूं, और ये देखें क्या इंप्लीमेंटेशन, मैं क्या करता हूं, ये जो एलसीएम और जीसीडी है ना, ये यहां से किए मैंने कॉपी, और ये जाके मैंने इसके प्राइवेट में पेस्ट कर दी, ओके। अच्छा प्राइवेट में पेस्ट किए, प्राइवेट में पेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन बाहर की दुनिया को एक्सेसिबल नहीं होंगे, ओके। और आप देखना मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये जो सारे मैंने यहां फंक्शन लिखे हैं ना, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये इसको थोड़ा छुपा रहा हूं मैं ताकि नजर ना आए मुझे, ठीक है। यहां मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं, इसका नाम है फ्रैक्शन, और उसका नाम लिखता हूं ऐड, ठीक है। अब मैं ऐड फंक्शन, अब देखो ना ऐड होना यह चाहिए कि फ्रैक्शंस के साथ एसोसिएटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी कहां होनी चाहिए, वो सारी इसी क्लास के अंदर होनी चाहिए। आपको ये बात समझ नहीं, मैंने क्या बात की है, ये देखो ना, आप दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं, कभी आपने देखा कि ऐड फंक्शन इंटीजर का कहीं और बना हो, वो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर ही डिफाइन है। बिल्कुल इसी तरह मैं फ्रैक्शन क्लास के अंदर ही उसका ऐड डिफाइन करता हूं, ये बात समझ आई। और आप मेरी बात सुने,
मैं कॉल कैसे करूंगा? मैं कॉल ऐसे नहीं करूंगा जैसे पहले मैंने किया था। पहले तो मैंने याद है हमने जब मेन लिखा था तो मेन में हमने ऐसे लिखा था ये, ठीक है। इसको मैं R1 कह देता हूं और इसको मैं R2 कह देता हूं, ठीक है। आप देखना मैं, सॉरी ये भी मेरा R1 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और फ्रैक्शन बनाता हूं, उसका नाम रखता हूं R2। और मैं कॉल कैसे करूंगा? मैं करूंगा f.add और इसमें मैं ये d भेज दूंगा, ओके। सर क्लास तो नहीं हो रही? मुझे बस 10 मिनट दे, 5 से 10 मिनट हो रहे। हाँ ठीक 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 ठीक। मैं अब लिखता हूं f.add और फिर मैंने d भेज। मुझे पहले ये बताया, जब मैं ऐड फंक्शन कॉल करूंगा मुझे f भेजने की जरूरत है? क्यों? वो तो दिस में आ जाएगा, ठीक है। d मुझे भेजने की जरूरत है क्योंकि d के ऊपर साथ ही इसने प्रोसेसिंग करना है, ठीक है। और आप देखना मैं करता हूं, ये जो मैंने सारा कोड लिखा था ना, अब देखिए मैं सारा यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी चेंज करूंगा। और वो बेटा चेंज पता क्या होगी? ये देखें, ये मैं यहां लिखूंगा फ्रैक्शन और यहां लिखूंगा b और आप देखते जाए कंट्रोल v। और यहां मैंने फ्रैक्शन बनाया, मुझे कोई a की जरूरत नहीं है। यहां मैं क्या लिखूंगा बता सकते हैं? यहां मैं लिखूंगा डायरेक्ट den और यहां मैं क्या लिखूंगा? यहां मुझे कोई गेटर की जरूरत नहीं है, क्या लिखूंगा? b.den, ओके। और यहां देखें r.set LCM मैंने कर दिया, यहां पे मुझे कोई a.get करने की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा? दिस एरो क्या den। और यहां मुझे कोई ये कहने की जरूरत नहीं है, क्या करूंगा मैं? यहां करूंगा दिस एरो den। और यहां क्या करूंगा? यहां मुझे डॉट करके डायरेक्ट कर दूंगा den। और यहां पे भी क्या कर दूंगा? b.num। सॉरी ये भी नाम था, शाबाश, ठीक है। That's it, we're done। हमने किया ये है कि हमने बेसिकली कह दिया कि हमारी जो ऐड की इंप्लीमेंटेशन है वो अब इसी डेटा टाइप के अंदर ही डिफाइन है। ये बात समझा गई? और अब एक काम हम और कर लेते हैं, इसी के अंदर एक और फंक्शन बना लेते हैं जिसका नाम है, ये देखिए क्या है, void reduce। और ये कुछ भी नहीं करता, वो कहता है इंटीजर g इज इक्वल टू क्या? GCD ऑफ किसका? a नहीं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। और उसके बाद वो क्या करता है? den इज इक्वल टू कर देता है क्या? den डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू den डिवाइडेड बाय g और num बराबर है किसके? num डिवाइडेड बाय क्या? g, ओके। और बिफोर रिटर्निंग r आई विल गोइंग टू से r डॉट क्या? रिड्यूस, ओके। एंड लुक एट दिस, अब हमने जब r2 डॉट प्रिंट करेंगे तो ये जो है तो चल हो जाए यार, हाँ ये देखें जी, ये आंसर क्या है हमारा? 17/12 आ गया। ये बात सुनाई? हमें हैंडल करना चाहिए था, हमने हैंडल नहीं किया। तो थिंग इसके ये काम नहीं करते, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने जो ऐड की फंक्शनैलिटी लिखी है वो हमने उस डेटा टाइप के अंदर क्यों डिफाइन कर दिया, क्योंकि वो तमाम फंक्शनैलिटी जो कि इस डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड है वो सारी की सारी इस फंक्शन के इसी क्लास के अंदर डिफाइन होनी चाहिए। ये बात सुनाई? कैन यू गेस व्हाट इज द असाइनमेंट आई एम गिविंग यू? फ्रैक्शन क्लास पूरी की पूरी इंप्लीमेंट करें, ओके। और इसके अंदर दो तरीके से इंप्लीमेंटेशन करनी, गेटर सेटअप बनाने, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ ऐड बनाया, इसी तरह मल्टीप्लाई बनाए, इसी तरह सबट्रैक्ट बनाए, इसी तरह डिवीजन बनाए, ठीक है। सारे फंक्शंस इनसाइड भी बनाए और सारे फंक्शन आउटसाइड भी बनाए, ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू रिड्यूस इट, जो भी फ्रैक्शन होगी उसको रिड्यूस करना जरूरी है। ये बात समझ में? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक बिल्कुल इसी का रेप्लिका होगी, वो है आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं?
उसमें एक रियल होता है, एक इमेजिनरी होता है। तो आपने वो एफएससी में रियल ये पढ़ा था जब कॉम्प्लेक्स नंबरिंग का, उसमें आगे पढ़ लें उसके अंदर एडिशन कैसे होती है। जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होता है। सब्ट्रैक्शन भी ऐसी होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती। उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और दो चार और फंक्शन होते हैं, आप कॉन्जुगेट निकालना है तो वो नेगेटिव आयोटा वाले पार्ट को नेगेटिव कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो ये मैं आपको पूरी इंप्लीमेंटेशन आपको बता दूंगा कि आपने ये पूरी क्लास है, 2 क्लासें इंप्लीमेंट करनी है, उनके तमाम फंक्शन इनसाइड भी करनी है और तमाम फंक्शन आउटसाइड भी करनी है। ठीक है, ठीक है की बात। थैंक यू सो मच।